आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़िशान। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सईद काजी और इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं रऊफ क्यासा। नाजरीन, मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत को अवाम ने एक बड़ा मैंडेट दिया था ताकि उन्हें फैसले करने में आसानियां हो, अवाम के हक में फैसले हो, ना कि मुश्किलात और बढ़ जाएं। मगर अब अवाम ये सोच रही है कि जब से बजट आया है उनकी जेबों पर बोझ पड़ना शुरू हो गया है, बढ़ना शुरू हो गया है। जनरल सेल्स टैक्स यानी जीएसटी और गैस निर्ख लागू होते ही महंगाई का जो जबरदस्त रैला है ये अवाम को अपने साथ बहाकर ले जा रहा है। किन किन अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया है, आज इस बारे में हम आपको बताएंगे। और साथ ही हम आपको बताएंगे कि हुकूमत ने लोड शेडिंग में कमी के लिए आईपीपीज को 322 अरब रुपए जारी किए ताकि 21 दिनों का जो ईंधन है खरीदा जा सके। लेकिन बजाय इसके कि लोड शेडिंग में कमी हो, 4 घंटों के लिए एक साथ बिजली बंद रहना शुरू हो गई है। दूसरी जानिब फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में अदायगियां, जिस पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट अपना फैसला भी सुना चुकी है, पैसे बटोरने का सिलसिला जारी है और इसी मद में अब बिजली 1 रुपए 12 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई है। अब अवाम सोच रहे हैं कि हुकूमत तो बदल गई है, लेकिन आखिर उनकी हालत कब बदलेगी। आज हम इस पर बात करेंगे। इन खबरों पर बात करने से पहले रोजाना की तरह खबरें लेंगे रऊफ क्यासा साहब और काजी साहब से। जी काजी साहब। शाजिया, एक तो मैंने खबर जो मुंतखब की है वो ये कि एक हैवी बारोइंग का प्लान है इनका। एक 5.6 बिलियन या 5.4 बिलियन की डील तो बड़ी क्लोज है। ये कट करने वाले हैं हम उनसे या क्लोज करने वाले हैं आईएमएफ से। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक से और एडीबी से और जापान और दूसरे मुल्कों से भी तकरीबन इतनी ही रकम यानी 11 अरब रुपए लेने का प्लान है। साथ ही एक और इंटरनल बारोइंग का सिलसिला भी जारी रहेगा जो एक क्वार्टर में 1.6 ट्रिलियन की खबर आज आई है कि वो भी ली जाएगी। तो ये एक इतराज हम करते थे पिछली गवर्नमेंट पे कि हैवीली वो डिपेंड कर रहे हैं बारविंग पे, तो ये सिलसिला तो अब भी जारी रहेगा। इसके असरात हमारी मैशत पे क्या होंगे हम इस पे बात करेंगे। और सेकेंडली मैं देखूंगा शाजिया के जो एक यूनिसेफ और हमारे कुछ लोकल इदारों ने मिलकर एक वर्कशॉप भी की है और उसमें जो फिगर सामने आए हैं वो यूं है कि सैनिटेशन यानी माहौल की आलूदगी, गंदे पानी की वजह से जो रियासती खजाने पे जो बोझ पड़ता है वो तकरीबन 343.7 बिलियन रुपीस का बनता है। जो लास्ट प्रोडक्टिविटी है, जो आपको अखराजात करने पड़ते हैं अपनी सेहत के लिए और जो फिर आपकी इस्तेदाद कार पे फर्क पड़ता है, और 3.9% है ये हमारी जीडीपी का। और आखिर में बात करेंगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि जो कुछ हुआ, हमने ये स्टोरी का कर्टन रेजर दिया था मिस्र का, फिर हम आज डेवलपिंग स्टोरी भी देख रहे हैं और पूरी दुनिया भी देख रही है ये क्या है। और फिर आज अल्टीमेटम दे दिया है फौज ने मुर्सी साहब को कि जी 48 घंटों में इसको ठीक करें। क्या मुस्तकबिल होगा अवाम का, अब वो फौज पर रिलाय कर रहे हैं। और इसके साथ ही हम जोड़ के देखेंगे कि आखिर पूरी कल ही हांगकांग में बहुत मुजाहरे हुए और वहाँ डिक्टेटरशिप के खिलाफ लोग जो है उन्होंने मार्च किया, यूरोप में हो रहे हैं। इसको आज जोड़ के हम देखेंगे कि वो कौन सी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं जो लोगों को फोर्स कर रही हैं, इंतहाई तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी और पसमानदा या डेवलपिंग मुल्क वो क्यों सड़कों पर लोग आ रहे हैं। इस पर ठीक है, क्लासर साहब के पास चलते हैं। जी क्लासर साहब। अच्छा जी, आज 3 खबरें हैं। जी जी। एक उसको मिनी स्कैंडल कह रहे हैं। जैसे कल मैंने कहा था कि अब ये करोड़ों की 1-2 अरब रुपए की तो खबर बनती नहीं है, ना लोग अब उसमें दिलचस्पी लेते हैं, लेकिन बाज़ खबरें अपने इम्पैक्ट वाइज बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कुछ कंट्रैक्टर्स को यहाँ पे अदायगियाँ की गई 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा। उन्होंने वाटर प्लांट्स लगाने थे, फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो है कि लोगों को साफ पानी मिले, जो काजी साहब भी बात कर रहे हैं उसी से रिलेटेड एक मेन इशू है कि यहाँ पे 4 सूबों में कुछ कंट्रैक्टर थे जिनको अदायगियाँ की गई करोड़ों रुपए की कि आपने वाटर फिल्टर प्लांट्स लगाने हैं, और उन्होंने प्लांट्स नहीं लगाए और पेमेंट्स उनको कर दी गई। अब जाके कुछ बरसों बाद पता चला कि कैसे सारा इसको मैनेज किया गया था। एक तो हम ये बताएंगे करप्शन की स्टोरी जो ये पाकिस्तान में अब एक तरह की नॉर्मल सी बात हो चुकी है, और दूसरा एक बहुत बड़ा एक मसला बन चुका है जिसको रेफर किया जा रहा है नवाज शरीफ साहब के पास के आप ये बताएं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन कौन बनेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में ये कमेटी है बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट इसका जिम्मे टास्क होगा कि पीपल्स पार्टी के 5 सालों का जो ऑडिट हुआ है वो इस कमेटी के सामने आना है। तो नवाज शरीफ साहब से पूछा जा रहा है, गाइडेंस ली जा रही है कि हम किसी नवाज लीग के किसी बंदे को चेयरमैन बनाए, या जैसे पीपल्स पार्टी ने पिछले 5 सालों में अपोजिशन के किसी बंदे को बना के रखा था उनको बनाए। एक तो हम इस पे बात करेंगे। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि कल नवाज शरीफ साहब की एक जो स्टोरी सबके सामने हमारे ही चैनल पे चली थी कि उन्होंने कहा कि जितने भी करप्ट अफसर्स हैं उनको ये बरतरफ कर दिया जाए, सेक्रेटरीज को लेटर लिखें। इस पे ब्यूरोक्रेसी बड़ी ये डिस्टर्ब है। मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, वो कहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही कि किसको हमने करप्ट डिक्लेयर करना है और किसको हमने ईमानदार हमने डिक्लेयर करना है। इस पे भी हम बात करेंगे कि ये जो नया लेटर है इसने ब्यूरोक्रेसी में कितनी यहाँ पे कन्फ्यूजन फैलाई है कि हो सकता है बाद लोग यहाँ विक्टिम हूँ
और बाज़ लोग जो हैं वाकई जेन्युइन हो, लेकिन इसका डिटरमिन कौन करेगा कि कौन बुरा है और कौन अच्छा है, कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ पहले बात कर लें। आवाम में मायूसी फैलती जा रही है जैसे जैसे रमज़ान भी नज़दीक आ रहा है, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि रमज़ान में बजाय इसके कि चीज़ें सस्ती होंगी, अभी से जो चीज़ों के नर्ख हैं वो बढ़ना शुरू हो गए। ऐसा क्यों हो रहा है काजी साहब? शादी हम देख रहे हैं कि जो IMF से आज जो मैं खबर भी बाद में करूंगा, जो हम डील कर रहे हैं, हमने अपना डेफिसिट नीचे लेके आना है और फिर जो पेमेंट सर्कुलर डेट है और उसमें जो 322 अरब रुपए आपने दिए हैं, फिर आप देख रहे हैं जो टैक्सेस लगाए हैं आपने, हर चीज़ पे तकरीबन आपने टैक्स लगा दिया। कल परसों आपने पेट्रोल महंगा किया था, आज आपने महंगी कर दी, बिजली महंगी कर दी, सारा महंगा अब ये सारी कीमतें जो हैं, जब वो फिर कलासरा साहब, मुझे वही अपना क्लीशे याद आता है जो कलासरा साहब भी कहते हैं कि हु विल फुट द बिल। तो अब हम बिल फुट करने के यानी अमल में दाखिल हो चुके हैं और इसकी वजह से फिर जब ये अब फिर दूसरी बात ये है कि अब GST जब लगाते हैं आप, एक तो आपने जब लगाया फिर वापस हुआ फिर लगा दिया, फिर उसमें ये इम्पैक्ट भी आया कि जी क्योंकि बैक डेट्स में जाके आपने वो कलेक्ट करके अब देना था, तो जो दुकानदार थे या जो थोकिये थे वो कहते थे जी ये हम तो पहले बेच चुके हैं अब क्या करें, तो वो भी इम्पैक्ट आगे लेके आए, उन्होंने वो भी पैसे आवाम से वसूल किए। और यहाँ एक और भी रस्म है कि जब कीमत बढ़ जाए इस तरह की चीजों की अशया जरूरी है कि तो रेगुलेटेड तो वो है नहीं कि जो खास तौर पे जो एडिबल्स हैं, तो खाने पीने की जो चीजें हैं, मंडियों में अगर आप देखें जाके हम प्रोग्राम्स कर चुके हैं कि वहां किस तरह 2-2, 3-3 दफा बोली लगती है और किसान के पल्ले भी कुछ नहीं आता, वो बेचारा जो ग्रोअर है वो भी लेके आता है, उसके तो मिडिल मैन जो है। तो कराची चलते हैं, रियाज एनडी हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे टेलीफोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। रियाज, लोगों को एनडी एक उम्मीद होती है कि रमजान आएगा, खाने पीने की अशिया उन्हें सस्ती मिलेंगी, तो क्या मार्केट को देख के हालात लग रहे हैं कि लोगों की जेबों पर बोझ पड़ेगा या लोगों के लिए आसानियां पैदा होंगी रमजान में? नहीं, क्लियरली आप GST बढ़ा रहे हैं और आप ये सोचें कि उसकी वजह से कीमतें कम होंगी, तो आप लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज वाली बात है। बड़ा अफसोस से ये बात कहना पड़ती है कि हुकूमत ने कोई तैयारी नहीं की थी एंड जिस तरीके से चीजें सामने आ रही है वो वही है। ऐसा लगता है कि रोड वही है, गाड़ी वही है, मुसाफिर वही है, बस ड्राइवर चेंज हुआ और हम फिर चल पड़े उसी राह के ऊपर। अच्छा रियाज, ये बताएं कि मंडियों में आप तो इसको मॉनिटर करते रहते हैं, कितने % तक 1% अगर बढ़ा है GST तो उसका जो अल्टीमेट इम्पैक्ट है एडिबल्स पे, एसेंशियल्स पे, वो क्या आया है? तो वो मल्टीपल आया, क्योंकि देखिए सही साहब, देयर आर डिफरेंट थिंग्स। इसके अंदर डॉलर की कॉस्ट भी है। अगर मैं पेट्रोल ही ले लेता हूँ तो जरा आसानी होगी। पेट्रोल की कीमत जो 2 रुपए बढ़ी है उसमें तकरीबन 1 रुपए 42 पैसे तो डॉलर का इम्पैक्ट आया है। 98-78 के ऊपर इन्होंने जो इंक्रीज है उसमें 98-78 डॉलर की जो कीमत है वो ली गई है। अब आप ये सोचें कि वो तकरीबन 99 रुपए 65 पैसे पे हो गया है, तो अभी अवाम जो है वो थोड़ी हिम्मत पकड़े, यहाँ से मजीद इजाफा आना है। इसमें एक और कैच भी है, हुकूमत जितनी अपनी लेवीज है, जितने इनलैंड ट्रेड के चार्जेस वगैरह हैं, सबको शामिल करने के बाद उसके ऊपर GST आए। हुकूमत का कहना है कि वो 66 पैसे जो है वो सब्सिडी दे रही है। मेरी समझ में नहीं आता, अगर 10 रुपए जो है वो लेवी ले सकते हैं तो उन्होंने 66 पैसा अगर नहीं लिए और उसके ऊपर 17% जब वो सेल्स टैक्स दे रहे हैं तो वो 10 रुपए 76 पैसे ले रहे हैं। 66 पैसे की सब्सिडी नहीं दे रहे, बल्कि वो 10 रुपए 10 पैसे जो है वो ऊपर ही ले। तो कहने का मतलब ये है कि सारी चीजें वही है, और अगर एक पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो सारी जरूरी अशिया की जो कीमतें हैं वो बढ़ जाती हैं। बहुत शुक्रिया रियाज एनडी आपका। प्रोग्राम में वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि हुकूमत ने जो बिजली पैदा करने के लिए, बिजली की जो लोड शेडिंग है इसको कम करने के लिए 322 अरब रुपए दिए लोड शेडिंग कम करने के लिए, बजाय इसके कि लोड शेडिंग कम हो मजीद बढ़ गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इस बारे में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं रमजान से पहले ही महंगाई की जो लहर है वो तेज हो गई है। क्लासेस अब हम देखते हैं कि अमेरिका, बरतानिया, इंग्लैंड, यहाँ पर रमजान जब आता है तो वो इतना एहतराम करते हैं हमारे त्योहारों का कि मुख्तलिफ पैकेजेस लगा दिए जाते हैं, दुकानों पे चीजें सस्ती होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ, जहाँ पूरा हमारा मुल्क इस्लामी है, हमारे यहाँ तो लोगों को लूटने का सिलसिला शुरू हो जाता है। यहाँ तो उल्टी गंगा बहती है।
शाहजहाँ ना सिर्फ के ये मुसलमानों के त्यौहारों के हवाले से यहाँ पे हम चीज़ें देखते हैं सस्ती होती हैं, बल्कि जब ये क्रिसमस का मौका आता है, अगर आप लोग कभी वहाँ लंदन में हों या यूरोप में हों, तो जितनी मैसिव किस्म की डिडक्शन हमें देखने में आती है कि जो 100 रुपए की चीज़ है या 100 पाउंड की आपको 20-25 पाउंड में दे रहे हैं, ताकि तमाम लोग जो हैं वो जाएँ और उसकी ख़रीदारी करें। यहाँ पे बिल्कुल जैसे आपने कहा कि हम अच्छे मुसलमान भी बनते हैं, हम तकरीरें भी करते हैं, वाज भी करते हैं, आपको भी जुमे की नमाज को देखने के लिए जाएँ तो लगता है सबसे ज़्यादा आपको पब्लिक वहीं पे नज़र आती है, खुदा के सामने झुकी हुई। ये वो मेरा ख्याल है हमारा एक गवर्नेंस का स्टाइल बन चुका है, सोसाइटी का लिविंग का स्टाइल बन चुका है, जिसको ये चेक करने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये जहन में रखें कि जब तक आप यहाँ पे रेगुलेशन नहीं लाएंगे, आप उन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, हम पहले इसी प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि 40 लाख से ज़्यादा सिविल सर्वेंट्स है, ब्यूरोक्रेसी है। जब हर वक्त हम कहते हैं कि हुक्मरान कुछ नहीं कर रहे, वो ठीक है, उनके मसाइल हैं जिन पर हम डिस्कशन करते रहते हैं। ये जो 40 लाख के करीब बंदा है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैं, आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल की आपके डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, पूरे करो फर के साथ बैठे हुए होते हैं, एक फौज जफर मौज उनकी ये डिस्पोजल पे होते हैं। कभी आपने, अब आप उनसे एंडी साहब से पूछ रहे थे, विश के ये भी पूछ लेते कि आप जो मंडी में जाते हैं, आपने कभी वहाँ पे एहलकार देखे हैं कोई ये निरखों पे बात कर रहे हो, कुछ उनसे आप रेशियो तय कर रहे हो कि कितनी रेशियो से आपका टैक्स लगा है, कितनी रेशियो से आप आगे पैसे बढ़ा रहे हैं। ये फ्री फॉर ऑल बन चुके हैं। ठीक है मार्केट इकॉनमी, लेकिन मार्केट इकॉनमी का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप ब्लाइंडली चीज़ों की आप प्राइसेस बढ़ाएं। जो आपके पास डिस्ट्रिक्ट और ये काउंसिल लेवल पे ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। कुछ अर्सा पहले तक हम देखते थे कमेटीज़ थी, प्राइस कमेटीज़ होती थी, छापे पड़ते थे, कुछ ना कुछ होते थे। अब आपकी पूरी ब्यूरोक्रेसी जो है, अफसरशाही जो है, वो मिल चुकी है मेरा ख्याल इन लोगों के साथ। ना कोई मंडी में जाता है चेक करने के लिए, ना मार्केट्स में जाता है, ना कोई पनिशमेंट का सिस्टम है। लॉज अगर एग्जिस्ट भी करते हैं, उन पर आपका इम्प्लीमेंटेशन उस पर नहीं हो रहा। इट्स ए फ्री फॉर ऑल। बिल्कुल। लाहौर से हमारे साथ जाहिद आबिद है, उनसे बात करते हैं। जाहिद, क्या हालात है मंडियों के? रमजान बाजार, हमें सुनने में तो आया है कि रमजान बाजार लग तो जाएंगे, कीमतों का क्या हाल होगा और सबसे पहले क्वालिटी कैसी होगी वहां पर? जाहिद, आवाज आ रही है आपको? जाहिद से हमारा जो है राब्ता वो कट गया। कैसे हम देखते हैं रमजान बाजार भी लगते हैं, बताया जाता है कि निर्ख जो है वो कम हो गए हैं, जैसा कि क्लासेस आप भी बात कर रहे थे, चेक एंड बैलेंस का कोई सिस्टम नहीं है, क्वालिटी आपकी अच्छी नहीं है। एक और एंगल से मैं बात, हमें ना कहा जाता रहा पिछले 25 वर्षों में कि देखें जी क्लास वार खत्म हो गई है। चलें जी, मान लिया हमने, सारे दानिशवर यही कहते थे। मुझे लगता है कि एक क्लास वार ऊपर से नीचे के खिलाफ है। यानी ऊपर जितने बैठे हुए हैं, जो सप्लाई साइड पे हैं, जो कि चीजें पैदा करते हैं, जिनके पास जराए पैदावार हैं, या जो मिडल मैन हैं, जो तो उन्होंने ना एक इन आबादियों को कोई इस तरह से, जिस तरह कोई हम जंग पे हमला नहीं करते थे किसी खुदा न खास्ता दूसरे मुल्क, हमने ऐसे लोगों को समझ रखा है अपनी आबादियों को, और उसका ये नतीजा निकल रहा है कि फिर हम देख रहे हैं कि जो एक अनरेस्ट है ओवरऑल पूरी दुनिया में हमें अनरेस्ट नजर आता है। यहाँ भी अब बेचैनी बढ़ती चली जा रही है। तो इसमें मेरे ख्याल में, और फिर ये भी मैं करूँ कि एक जो पीपल्स पार्टी पे बड़ा चार्ज था वो क्या था, वो यही था कि जी कीमतें अपनी जो हैं वो नीचे लेके। सही। जाहिद आबिद हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। जाहिद, हम बात करें रमजान में कीमतों का क्या हाल होने वाला है, रमजान बाजार लगने वाले हैं, क्या सूरत हाल देखने को मिलेगी रमजान बाजारों में? जाहिद, आवाज आ रही है? मेरे ख्याल में कुछ प्रॉब्लम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसकी वजह से बात नहीं हो पा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ बिजली पर भी बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्लासा साहब फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो हमसे वसूलियां की जाती थी उसको खत्म कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद फिर एक बिजली जो आप मई में इस्तेमाल कर चुके हैं उसके पैसे आप कैसे दिसंबर में वसूल कर सकते हैं? 322 अरब रुपए हुकूमत ने दिए कि 21 दिनों का ईंधन खरीद लिया जाए, बजाय इसके कि लोड शेडिंग कम और लोड शेडिंग बढ़ना शुरू हो गई। ये सब ऐसा क्यों हो रहा है? ये अभी मैं इस पे बात करने से पहले काश साहब अभी बात कह रहे थे जीएसटी की कि ये आज से लागू है। आपको याद होगा कि इन्होंने कर दिया था 13 जून से ही लागू कर दिया गया। और जो पैसे इकट्ठे हुए थे, हमें ये एक तरह की गोली दी गई थी कि ये पैसे वापस किए जाएंगे। हम उस वक्त भी कहा था, जब उस पर अदालत ने नोटिस लिया था और अदालत ने कहा था ये पैसे वापस किए जाएंगे, तो मैं उस वक्त भी इसी पे एक हैरानी का शिकार था कि कैसे हो सकते कि जो पैसे आपने ले लिए हैं अब कैसे रिटर्न करेंगे? करोड़ों रुपए, ये करोड़ों लोग हैं जिनसे आपने जीएसटी लिया है। हुकूमतें जो हैं, जो मैंने यहाँ पे इस्लामाबाद में देखा पिछले 15-20 साल में, ये फेयर प्ले पे बिलीव नहीं रखती। अभी जिस बिजली को आप रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, ये 6 रुपए पर यूनिट बढ़नी है। ये जो आप 20 पैसे, 30 पैसे, 40 पैसे, ये छोटे छोटे आपको टीजर दिए जाते हैं ताकि लोग इस पर रिएक्ट ना करें। अदरवाइज जो टारगेट उन्होंने रखा हुआ है वो तो 6 रुपए रखा हुआ है। और इसहाक डार साहब जो आज बड़े इंतहाई खुश वापस आए हैं उनसे IMF टॉक से, और बड़े ऑप्टिमिस्टिक, आज फिर मैं उनका बयान पढ़ रहा था। एक तो उनका कमाल है डार साहब का
कि वो बड़ा ये खुल के बात करते हैं। उन्होंने फरमाया जी कि हमने IMF के साथ अपनी शर्तें हमने डिस्कस की हैं। मतलब ये वह दुनिया का हम ये मकरूज देख रहे हैं, हम मतलब लोन सीकर देख रहे हैं, रेंट सीकर देख रहे हैं, जो कहते हैं हमने अपनी शरायत पे लिया। ये आज भी उन्होंने फरमाया है। मतलब मैं तो उन पे ये आप कैसे एतमाद पे बड़ा मैं वो इम्प्रेस भी हूँ। हमारी बड़ी बेज़रर सी शरायत होती है, हमारी शरायत से किसी का दिल नहीं दुखता, और वो जो है बड़ी इसलिए मेरे ख्याल में इसलिए शरायत ऐसी रखी जाती है। जुल्फिकार में तो हमारे साथ जी क्लासा साहब जी और जो शाहजहा जो बात कह रही थी कि आपने 322 अरब रुपए अदा कर दिए, 180 अरब रुपए मजीद देने हैं। अच्छा कि आपने सर्कुलर डेट दिया। आल तो उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट, एक कैंपेन भी शुरू की गई और उसमें कहा जा रहा है कि कुछ पावरफुल पॉलिटिकल फोर्सेज हैं जो अभी से इसको ये चैलेंज कर रहे हैं कि आप जो 322 अरब रुपया दे रहे हैं वो किस किस के पास कैसे कैसे जा रहा है, और उस पर भी सवालात आना शुरू हो गए हैं। आल तो उस पर कन्फर्म अभी कोई रिपोर्ट्स नहीं है, लेकिन आपने कुछ ये टेलीविजन चैनल्स पे देखा होगा कि कुछ एडवर्टाइजमेंट चल रही हैं बगैर किसी के नाम के, जिसमें इस पूरी पेमेंट को क्वेश्चन किया जा रहा है कि ये कैसे और किस तरह की अदायगियाँ की जा रही हैं। बल्कि मैं आपको बताऊं, एक यहाँ पे पावरफुल मिनिस्टर हैं, उनका भी किसी पावर कंपनी के साथ एक कॉमन बिजनेस उनका लिंक साबित हो रहा है, सामने हो रहा है, और वो बड़े अहम ओहदे पे यहाँ पे वजीर हैं। सो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कुछ मजीद जूसी स्टफ आने वाला है आपके लिए। सही। जुल्फिकार में तो हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, हमारे नुमाइंदे, उनसे बात करते हैं। जुल्फिकार, हम बता रहे हैं कि IPPS को हुकूमत ने 322 अरब रुपए अदा भी कर दिए, लेकिन लोड शेडिंग का जो मसला है वो जूं का तू बरकरार है। और खास तौर पर ये बताएगा जो फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में हाई कोर्ट का जो फैसला है इस पर अमल दरामद हो नहीं रहा। हर महीने बता दिया जाता है कि जो मई के बिल हैं वो दिसंबर में दिए जाएंगे, तो ये तो हाई कोर्ट के जो फैसले की उसकी भी खिलाफ वर्जी की जा रही है। जी, पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें सिचुएशन क्या है। अपना शाजिया सूरत ये है कि सिर्फ लाहौर के ग्रिड की न्यू कोड लखपत है, ये ग्रिड ये लाहौर के आधे हिस्सों को बिजली फराहम करता है। इसका नॉर्मल लोड जो होता है वो 800 एम्पेयर होता है। आज सुबह 6 बजे इसका लोड 165 एम्पेयर था। तो मैंने RCC इस्लामाबाद में जब बात की है लोगों से, तो उनका कहना है कि बिजली पूरी नहीं है, हम बांट के बिजली दे रहे हैं। और ये जो पेमेंट 326 बिलियन की हुई है, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया था कि तमाम मुल्क के हिस्सों में यकसा लोड शेडिंग होगी और 1 घंटे के बाद 1 घंटे बिजली फराहम की जाएगी। लेकिन आज रात 2 बजे इस ग्रिड स्टेशन के इलाकों में रात 2 बजे से सुबह 4 बजे तक, सुबह 6 बजे तक बिजली नहीं थी। 4 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, हालांकि ये 3 दिन पहले पेमेंट हुई है। दूसरा शाजिया, जो फ्यूल एडजस्टमेंट का मामला आपने बताया है, वो पेंडिंग पेमेंट थी, वो उन्होंने 6 किस्तों में जो है वो सार्फिन से वसूल करने का फैसला किया हुआ है। और सब्सिडीज को मुकम्मल तौर पे विड्रा करने की एक सूली जो है वो मंजूरी दी जा रही है आज DCC की मीटिंग में, कि ताकि ये है कि सारा का सारा बोझ कम से कम 2 रुपए फी यूनिट का बोझ जो है वो सार्फिन पे मुंतकिल होगा, और 180 अरब रुपए विड्रा होंगे अगले 1 साल के दौरान सार्फिन से जो सब्सिडी की मद में जाते हैं। तो इस तरह एक वर्स्ट सिनेरियो जो वो सामने आ रहा है। अच्छा, ये बताइए, ये अभी जो क्लासरा साहब बात कर रहे थे जुल्फकार अली के, ये जो बता रहे थे कि ये जो पैसे दिए गए हैं इस पे भी मुस्तकबिल करीब में शायद कोई उंगली उठे, इस हवाले से कोई खबर है आपके पास? जी देखें, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इसको क्वेश्चन किया है और ये तकरीबन 191 बिलियन की कैश पेमेंट है। देखिए 30 बिलियन की PSO को जो पेमेंट है वो तो चले गवर्नमेंट का इदारा है, उसको तो उन्होंने, ये भी बैंक बोरिंग हुई है। 161 बिलियन की पेमेंट जो IPPs को हुई है, 400 तकरीबन 76 बिलियन की ये पेमेंट होनी है काजी साहब। और जो क्रासा साहब कह रहे हैं ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इस तरह से जो पेमेंट है एकदम से करने की वो नहीं है, क्योंकि माजी में ये बात साबित होती रही है कि एक पावर प्लांट जिसकी प्रोडक्ट कैपेसिटी 76 मेगावाट थी उससे 126 मेगावाट लिए जाते रहे हैं। तो ये बहुत क्वेश्चनेबल चीजें हैं, इनको बकायदा एक ऑडिट होना चाहिए, तब ये पेमेंट होनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत बड़ी पेमेंट है और पाकिस्तान की हिस्ट्री में यकदम इतनी बड़ी पेमेंट IPPs को या पावर सेक्टर में नहीं की गई है। और इसके हवाले से ये भी बात जुल्फकार होती थी कि ये जो हमने ओरिजिनल बहुत से मुल्कों में रिविजिट किए गए मुआहदे, जब इतने क्राइसिस आते हैं, अब तो ओपनली हमारे मेन स्ट्रीम अखबारों में आ रहा है कि जनाब ये देखें, ये तो कई मुल्कों में तो टेक ओवर करना पड़ गया जब क्राइसिस इतना बढ़ गया। तो इसमें लगता है कि कुछ सीरियसनेस नजर आती है हमें। शुरू में तो नजर आ रहा था कि हुकूमत बहुत ज्यादा सीरियस है इसे फिक्स करने में। अब क्या लगता है आपको? देखिए गाय साहब, 326 बिलियन की पेमेंट के बावजूद जो है वो कह रहे हैं कि जो पावर जो इसमें ऐड हो जाएगी वो तकरीबन 1700 मेगावाट होगी। तो ये 6000 मेगावाट का शॉर्टफॉल है, तो 326 अरब दे के भी ये सूरत बनती है। दूसरा मैं आपको बताऊं कि माजी में 2007 में ये क्राइसिस शुरू हुआ था, तो उस वक्त जब शुरू हुआ था तो वापडा ने एक प्लान बनाया था जिसके तहत उनका ये
जुल्फिकार, ब्रेक का वक्त होने वाला है, एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि रमजान में कुछ हालत सुधरेगी, लोड शेडिंग कम होगी? मुख्तसरन जवाब। शाजिया, इसका बंदोबस्त, हाँ जी, इसका बंदोबस्त किया जा रहा है क्योंकि मुआहदा जो IPPS है उसके मुताबिक 21 दिन का तेल इनके पास होना चाहिए। तो अब ये इनको कहा जा रहा है कि अपने स्टॉक्स को मेंटेन करें, जिसके बाद रमजान में लोड शेडिंग मेरे ख्याल में कम होगी बतदरीज। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार महतू। आपका प्रोग्राम है नाज़रीन, वक्त तो एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि चारों सूबों के कॉन्ट्रैक्टर्स को 3 करोड़ से जायद की अदायगियां की गई, वो कहाँ गई? वाटर फिल्टर प्लांट लगाने के लिए वाटर फिल्टर प्लांट्स तो नहीं लगे, लेकिन 3 करोड़ रुपए कहीं चले गए। ये कहाँ चले गए हमें बात बताएंगे रऊफ क्लासर साहब एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। फैसलाबाद से कॉलर हैं तारिक मजीद। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी, मैं रऊफ क्लासरा साहब से बहुत ही जरूरी बात करना चाहता हूँ। जिस तरह वो मजे की बातें करते हैं, वहाँ का बताते हैं मसले, इस तरह का एक बहुत बड़ा मसला है। मैं इंडस्ट्री एसोसिएशन फैसलाबाद से तल्लुक रखता हूँ। इंतहाई जरूरी है, ये सुनना जरूरी है आपने। सर, हमारे साथ ये हुआ कि पिछले दिनों में ना जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लग के आ रहा था, हमने उस पर स्टे लिए हुए थे। स्टे खारिज हो गया, हमारे खिलाफ फैसला हो गया। जब हमारे खिलाफ फैसला हुआ, फेस्को जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसने रात को 8 बजे हमें फैक्ट्रियों में बिल दे दिए। उस वक्त हम फैक्ट्री में नहीं होते, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। उन्हें बिल दे गए और उन्हें कहा गया कि कल तक ये जमा होने चाहिए वरना कनेक्शन काट दिए जाएंगे। ये कैसा नैब है? नैब, फिर उसके बाद नैब ने नोटिस भेज दिए। मुझे 9 तारीख को बुलाया हुआ, इसी तरह किसी को 4 तारीख को बुलाया, किसी को 5 तारीख को बुलाया। मुझे समझ नहीं आती, नैब को सिर्फ ये शरीफ आदमी नजर आए, ये तो डिस्प्यूटेड अमाउंट थी। हमें डिफॉल्टर, उस पर डिफॉल्टर लिखा हुआ है। आप खुद सोचें, हम डिफॉल्टर हैं, हम बाकायदगी से बिल दे रहे हैं। फैसलाबाद का 99.60 जो है वो रेवेन्यू इकट्ठा होता है इनके साथ। देखिए कितनी ज्यादती हो रही है। रऊफ क्लासा साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप इस बारे में जरूर बोलिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जी। क्लासा साहब, इस पर तारिक साहब की मैं थोड़ी सी परेशानी दूर कर दूं कि नैब क्यों इन्वॉल्व होता है। नैब इसलिए इन्वॉल्व होता है, ये जब इस तरह की जाके लोगों को पकड़ते हैं और बहुत सारी हम देखने में आ रहे हैं कि नाजायज़गी भी करते हैं। बहुत सारे ये बाज़ दफ़ा माफिया भी मांगी है, इन्होंने बड़े बड़े लोगों को उठाया हुआ है, उठा के फिर कहा जी गलती हो गई थी। इनका 25% उस ये रिकवरी में डील में हिस्सा होता है। अगर आपने 100 रुपया, आपने कुछ आप इल्ज़ाम है कि 100 रुपया आपने किया हुआ, ये फिर डराते हैं उनके नैब के अफसरान, उनको धमकियां देते हैं, आर्म ट्विस्टिंग करते हैं। और सबसे ज़्यादा जोर इस बात पे दिया जाता है कि आप जो हैं ये पैसे वापस करते हैं आप हमारे साथ डील करें। कितने करोड़ रुपए आप पे इल्ज़ाम है जी? 20 करोड़ रुपए। चले ऐसे करते हैं, आप हमें ना 12 करोड़ रुपए दे दें। अगला कहते हैं चले जनाब कि 20 की बजाय 12 में जान छूट रही है। उससे ये पता चलता है 25% जो है वो नैब खुद ले लेता है। नैब के अफसरान जो हैं आपस में तकसीम कर लेते हैं। अरबों रुपए के पैसे जो हैं नैब ने इस तरीके से अपना शेयर रखा है। आपको एक मैं उसका बताता जाऊँ कि ये यहाँ पे थी, ये जुबैदा जलाल साहबा थी। एक बहुत बड़ा उन पर स्कैंडल है तवाना पाकिस्तान पर, जिसमें बच्चों का दूध बिस्कुट तक के पैसे भी खा गए और उस पर उन टॉयलेट बनवाए। वो बला बला एक लंबी कहानी है सारी तवाना पाकिस्तान की। उसमें एक आपकी वहाँ पे ये लाहौर की पार्टी है, उन पर इल्ज़ाम था कि 16 करोड़ रुपए की उन्होंने पेमेंट्स की हैं जुबैदा जलाल को, उसमें एज कमीशन के तौर पर एडवांसेस लेने के लिए। नैब उनको गिरफ्तार करके आया। उन पे दबाव डालने की बजाय कि आप हमें जुबैदा जलाल के खिलाफ एविडेंसेस दें, उन्होंने फरमाया कि जनाब आप ऐसे करें, आप हमें उसमें से पैसे दे दें। तो मैंने पूछा नायब के अफसर से, मैं कि आप उससे सबूत क्यों नहीं ले रहे जो उसके पास मौजूद है, आप खुद कहते हैं। उसने कहा नहीं जी हमारे पैसे रिकवर हो जाएंगे। बाद में जब मैंने फर्दर इन्वेस्टिगेट किया तो पता ये चला कि उस 16 करोड़ रुपए में से उनको 25% नायब वालों ने खुद रख लिए। सो ये जो तरीकाकार है लोगों को हरास करने का कि पकड़ लो, मार लो, धाड़ लो। और अगली बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट जो तारक साहब कह रहे हैं कि दुनिया भर में ऐसे नहीं होता कि रात के 9 बजे जाएं आप वहाँ पे अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को उनको देखें, सुबह हम आपके साथ ये रियासत जब बदमाशी पे उतर आती है, मुझे सम टाइम इस पे आती है, लोगों को फैसिलिटेट करें। पर्टिकुलर पाकिस्तान में बिजनेस करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। आपकी बिजली महंगी हो गई है, गैस महंगी हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल है, इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। और कुछ लोग हैं जो खुद भी नौकरी कर रहे हैं, पैसे जनरेट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उन्होंने जॉब्स लोगों को भी दिए हुए हैं। ये अनफेयर एटीट्यूड है मेरा ख्याल है। एक और कॉलर है हमारे साथ अमेरिका से, अब्दुल हकीम। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, बात कीजिए। हेलो हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, बात कीजिए। हाफिज, अमेरिका से बात कर रहा हूँ। जी 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 जी। हेलो
मुझे लगता है कि उनकी आवाज ठीक तरह से नहीं आ रही। क्लासा साहब आप बात करनी थी। जी कीजिए। मुझे लगता है कि उनकी आवाज हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। नहीं और लोग जब टीवी का वॉल्यूम ऑन कर लेते हैं तो उस वजह से उनकी आवाज शाहजहा होता ये कि थोड़ा सा नहीं, शाहजहा होता ये ओवरसीज कॉल जब आती है तो उसमें थोड़ा सा पाज आता है, वक्फा आता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम आता है, इसलिए उनको बात करने दे, मेरा ख्याल वो बात कर लेंगे, थोड़ा सा वक्फा दोबारा शायद लाइन पे हैं। जी लाइन ड्रॉप हो गई। क्लासा साहब चलें, दोबारा कॉल आएगी तो जरूर हम उनको लेंगे। आपकी खबर की तरफ आते हैं। कहाँ गए वो 3 करोड़ रुपए से जायद रकम जो कॉन्ट्रैक्टर्स को दी चारों सूबों के वाटर फिल्टर प्लांट्स लगा दिए जाएं? प्लांट्स तो नहीं लगे लेकिन पैसे कहीं चले गए, कहाँ गए? ये बड़ा एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था यहाँ पे, शौकत अजीज साहब के दौर में शुरू हुआ था। उसकी कुछ इंक्वायरी रिपोर्ट्स हैं, उसकी एवेल्युएशन होती रहती है प्रोजेक्ट्स के, बाकायदा एक प्लानिंग डिवीजन और दूसरों के पास एक मॉनिटरिंग सेक्शन होता है जिसकी रिपोर्ट्स आती रहती हैं। इन अरबों रुपए से एक वाटर फिल्ट्रेशन एक मंसूबा शुरू किया था, शौकत अजीज के दौर में शुरू हुआ और जिसको गिलानी साहब के दौर में जारी रखा गया था। उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं ये बताऊँ कि एक इनके जहाँ वजीर थे जो कैबिनेट में बैठे हुए थे और वो यहाँ पे ये मैरिट होटल में स्टे करते थे, 5 साल वो मैरिट होटल में रहे। उनके बच्चे जो थे वो डील कर रहे थे, उनके अपने ही कंट्रैक्टर थे, अपने ही वो डील कर रहे, जो मिनिस्ट्री थी जो वाटर प्लांट से रिलेटेड वो इश्यूज़ को डील करती थी, उसके वजीर साहब पूरे 5 साल मैरिट होटल में रहे हैं। एक दिन वहाँ पे कौमी असम्बली में खड़े होकर उनको सवालों को जवाब देने पड़ गए, गिलानी साहब को उसके बाद खुद खड़ा होना पड़ा। उन्होंने माजरत की कि आप बैठ जाए, मैं जवाब देता हूँ। उसके बाद गिलानी साहब ने बाकायदा आर्डर जारी किया था कि आज के बाद अगर यहाँ पे क्वेश्चन आवर में कोई सवाल होगा इन मसरूफ की मिनिस्ट्री से रिलेटेड तो कोई और वजीर खड़ा होकर उसके जवाब देगा। आप जरा ये हुकूमतों की मजबूरियाँ भी देखें कि वो जो इसको चला रहे थे इस प्रोजेक्ट को कि वो खड़े होकर सवाल का जवाब तक नहीं दे सकते थे। उनसे रिलेटेड अब स्कैम आ रहा है कि इन्होंने मुल्क भर में कुछ पेमेंट्स की कंट्रैक्टर को कि आप जाएं और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाएं, लोगों को पेट की बीमारियां, दूसरी बीमारियां जो पानी से रिलेटेड हैं वो बढ़ रही हैं, इनको कम किया जाए। जो बहुत बड़ी इसकी हमने ड्रम बीटिंग की इश्तिहारात भी चले कि लोगों को हम वो दे रहे हैं, क्लीन वाटर दे रहे हैं। अब ये पता चला है, जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है कि उन्होंने एक छोटे लेवल पर इसको जाकर मॉनिटर किया तो ये पता चला है 18 ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी पेमेंट्स कर दी गई थी। वो 2 करोड़ और 21 लाख रुपए उनको अदा कर दिया गया कि आप 18 जो हैं वाटर फिल्टर प्लांट जाके लगाएं। अब ये पता चला है पैसे कंट्रैक्टर ने ले लिए थे, आज तक एक प्लांट भी वहां पे नहीं लगा। उस पे जो कहते हैं ओवर चार्जिंग हुई है, जिस पे वो समझते हैं पैसे उनको दे दिए गए, उस पे सूद लेना चाहिए था। टोटल जो अमाउंट बता रहे हैं वो 3 करोड़ और 18 लाख रुपया रिकवरेबल है, जो उनसे उनका ख्याल है लेना चाहिए। इंक्वायरी रिपोर्ट कह रही है ये वो हालत है कि पैसे भी ले लिए हैं, काम भी उनको ये टाइम भी दिया है, उन्होंने काम भी नहीं किया, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं लगाया। और एक और बड़ी इंक्वायरी रिपोर्ट में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लिखी हुई है, उसमें वो बहाना करते हैं कि एक जगह हमने लगाया तो लोकल लोगों ने आके उसको उखाड़ के फेंक दिया। सो काजी साहब मुझे जरा एजुकेट कीजिएगा, ये कौन से लोकल लोग होते हैं गांव के या देहात के कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लग रहा है कि आपको वहां पे पानी मिलेगा, वो कहते हैं इसको उखाड़ दो। अच्छा साहब ये उखाड़ देते हैं। मेरी एक तो ये आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है और दूसरा ये कि इसी के साथ मैं जरा रिलेट करता हूँ एक स्टोरी को जो अभी यूनिसेफ के साथ एक यहाँ पे कुछ वर्कशॉप हुई है जिसमें बताया गया है कि जो ये सैनिटेशन और ये गंदा पानी है इस रियासत को 343.7 बिलियन रुपीस यानी गोया ये 5.7 अरब डॉलर बनते हैं, जो कि इस्तेदाद कार के नीचे आने से और अद्वियात और सेहत पे हमें पैसा जो खर्च करना पड़ता है और जो दीगर जो अखराजात जो हम प्रोडक्टिविटी का लॉस होता है वो इसकी वजह से है और लैक ऑफ सैनिटेशन की वजह से है। 300-350 अरब रुपया जो है जो हम उधर ज़ाया करते हैं, इसको अगर हम अपनी सैनिटेशन पे खर्च करना शुरू कर दें, ये जो लॉस बनता है सालाना 3.9% है आपकी GDP का लॉस। और हमें बताया जाता है जी कि ये बिजली की वजह से जो हमारी शेव हो जाती है या जो हेयर कट हो जाता है हमारा, वो 2 या 3% वो बनता है। तो ये जो सारी मिसमैनेजमेंट है, ना पैसे कम है ना इस रियासत में पोटेंशियल कम है, मगर जो इसको मैनेज करने वाले हैं। और इससे ये देखिएगा कि आपके 40% जो बिस्तर ऑक्यूपाइड हैं वो अस्पतालों में वो गंदे पानी के पीने की वजह से है और 40% डेथ्स इसकी वजह से हो रही हैं। मगर यहाँ पे तो पानी बिकेगा आप 50-60 रुपए की बोतल हो गई है, वो आम आदमी तो पी नहीं सकता, वो गंदा पानी ही पिएगा। अच्छा क्लासा साहब के सवाल का जवाब तो हम ले लें कि वो प्लांट्स उखाड़ के कौन ले जाता है? कौन ख्याल में तो वो खुद ही घर ले गए होंगे जिन्होंने लगाया था। उनके घर में जाएं तो उनके देखें ना, ये बड़ी पर्सनलाइज सी जिंदगी हो गई है। अब अपने घर में हमने फिल्टर लगा लिए हैं, क्या में क्या लगे, हमारे हमसाये में क्या हो रहा है। हमारी जो एक बहुत बड़ी अंपायर है, हमारा जो फार्म हाउस है, वहां पर जिंदगी अच्छी चल रही है तो बाकी ठीक है। बाकी प्रॉब्लम ये है
कि जिस सिस्टम के जरिए ये डिलीवर करना चाहते हैं, एक तो वो सिस्टम डिलीवर नहीं कर सकता, ऊपर से नीयतों के भी बहुत सारे मसाइल हैं। तो ये इश्यूज हैं। चलिए मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो क्लासा साहब हमें बताएंगे कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का नया चेयरमैन कौन बनने वाला है। मियां नवाज शरीफ क्या सोच रहे हैं इस बारे में आपसे शेयर करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने दौरे हुकूमत में ओपोजिशन लीडर चौधरी निसार को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया था। क्लासा साहब, इस बार हुकूमत क्या सोच रही है, कौन होगा नया चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का? ये बहुत बड़ा मुश्किल सवाल है, $multi million सवाल है जो इस वक्त नवाज लीग को हांट कर रहा है कि नया चेयरमैन यहाँ पे कौन होना चाहिए। एक तो वो उन्होंने पीपल्स पार्टी ने अच्छी रिवायत कायम की थी कि अपोजिशन लीडर को बना दिया था उन्होंने चौधरी निसार अली खान को, लेकिन साथ में जो उन्होंने जाते जाते एक और मेरा ख्याल है गलत उन्होंने प्रेसिडेंट सेट कर दी थी कि नदीम अफजल चंद को बना दिया था आखिरी दिनों में। लिहाजा अब इनके पास ये दोनों ऑप्शंस हैं कि आप अपोजिशन लीडर को बनाना चाहते हैं तो भी ठीक है, आप अपनी पार्टी में से किसी को चेयरमैन बनाना चाहते हैं नवाज लीग में से तो भी ठीक है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि नदीम अफजल चांद ने बड़े अच्छे तरीके से, जो उनके स्टार्ट के दिन थे, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने पब्लिक अकाउंट्स ये कमेटी चलाई थी। अगरचे बड़ा मुश्किल था कि चौधरी निसार अली खान के बाद जो भी बंदा आता वो उसको बेहतर तरीके से चला सकता। अब इसमें जो असल इशू है जिस पर पीपल्स पार्टी बड़ी खुश होगी, आज ही मैं उनका बयान पढ़ रहा था खुर्शीद शाह का, वो कहते हैं मैं तो मसरूफ़ हूँ, मुझे और बहुत सारे ज़रूरी काम है, तो मैं किसी और को डेलीगेट कर दूंगा कि ABCD कोई भी उनमें से बन जाए, चेयरमैन बन जाए। अगर पीपल्स पार्टी का कोई उम्मीदवार बनता है इसका पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन, तो मुझे तो इससे अच्छाई की उम्मीद नहीं लग रही। इनमें पैशन है ना मोटिवेशन है, और सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है कि पिछले 5 सालों की जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं वो पीपल्स पार्टी के ही बारे में है। सो ये तो एक आपका उसमें आ जाएगा, क्लैश ऑफ आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, ये इंसाफ नहीं कर सकेंगे। दूसरी तरफ अगर हमें कुछ उम्मीद रखनी चाहिए थी कि शायद इमरान खान साहब की पार्टी जो है वो कुछ करेगी। अब तक जो हमने माल मटेरियल देखा है तो इमरान खान साहब की पार्टी के मुझे तो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग नजर नहीं आ रहे जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बैठे हैं और वो बेहतर परफॉर्म कर सकें। एक तो हैं यकीनन जो उनको होना चाहिए, मसलन मैं कहूँगा शाह महमूद कुरैशी को बैठना चाहिए, वो गवर्नेंस से रिलेटेड इशू समझते हैं, उन्हें पता है, बहुत एक लंबा तजर्बा है। ऐसे हम देखें शफकत महमूद हैं, खुद ब्यूरोक्रेट रहे हैं, पॉलिटिशियन रहे हैं, तो वो भी गवर्नेंस रिलेटेड इशूज़ को आगे बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं। उनके पास भी कोई ऐसी लाट नहीं है। हमने पिछली पब्लिक अकाउंट्स कमेटी देखी कि 3-4 लोगों के अलावा किसी ज्यादा ने परफॉर्म नहीं किया, वो बाकी तो आते ही नहीं थे। बाज़ दफ़ा तो 3 और 4 की कमेटी की मीटिंग होती, नाम बड़े बड़े आ जाते हैं। लास्ट जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हमने देखी थी उसमें बड़े बड़े नाम थे, उसमें हमने देखा असफंजार वली साहब तक उस कमेटी में मौजूद थे, एक दिन भी वहां पे नहीं है। नाम लिखवा लेते हैं लेकिन बाद में आता कोई नहीं है वहां पे। इसलिए बड़ा जरूरी है कि इस दफा जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाई जाए उसमें अब कंसर्न्ड उनकी क्वालिफिकेशन देख के, मोटिवेशन देख के, इंटरेस्ट देख के बनाया जाए, और जो आपके पिछले 5 सालों की जो आपकी कारकर्दगी है उसकी आके एक क्रिटिकल एवेलुएशन होनी है। और पीपल्स पार्टी अभी से तैयार है कि चेयरमैन इनके आएगा। चेयरमैन अगर पीपल्स पार्टी का है तो फिर आप इस पूरे मामले को खत्म ही समझें। एक और इसके साथ मैं थोड़ा सा जोड़ दूं कि पंजाब की जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मुझसे पूछें, हज़ारों ऑडिट पैरे हैं जो वहाँ पे पड़े हुए हैं, जो पिछली इनकी हुकूमत के 5 सालों की ऑडिट रिपोर्ट्स हैं। ये पंजाब की जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है वो भी बहुत कंप्रोमाइज किस्म की चली है। पहले यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे कादिर गिलानी को बनाया गया, जिनको बिल्कुल कुछ पता नहीं था कि ये गवर्नेंस क्या होती है, ऑडिट रिपोर्ट्स क्या होती हैं, मैंने कैसे चलना है। उसके बाद हमने देखा चौधरी जहीर को बनाया गया, उन्हें भी कुछ पता नहीं था। 2 साल तो इजलास ही नहीं हुआ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, जो सबसे बेहतर आपका टूल है गवर्नेंस का, अकाउंटेबिलिटी का। इसलिए मीडिया को, सिविल सोसाइटी को इस पे ज्यादा स्ट्रेस करने की जरूरत है कि इनके चेयरमैन कौन आ रहे हैं और इनके टीओआरस क्या हैं। कंसर्न होना चाहिए। क्लासेस का प्रोग्राम में मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आओ। जी कल सब आपकी भी खबरें हैं,
शाजिया, एक तो खबर मैंने पहले बयान की कि किस तरीके से $11 बिलियन जो हैं हम इस दफ़ा ये लोन लेना चाह रहे हैं, लेने का इरादा है, और किस तरह 1.6 ट्रिलियन जो है ये इंटरनल बोरोइंग ट्रेजरी बिल्स के जरिए करेंगे। तो सिलसिला वो जारी रहेगा जो पहले था इस पर। मगर मैं दूसरी स्टोरी पे पहले आता हूँ, फिर वक्त मिला तो उस पर बात करूँगा कि ये जो कल हमने डेवलपिंग स्टोरी मिस्र की थी, तो अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में एक हलचल हमें नजर आती है। कल सिर्फ मिस्र में ही नहीं था, ये एहतजाज हमें हांगकांग में भी नजर आया। अच्छा, लोग ये समझते हैं शायद अभी नेशन स्टेट्स में रह रहे हैं, वो अभी उन्हें अंदाजा नहीं है कि हम एक इंटीग्रेटेड दुनिया में रहते हैं। तो मैं आज जो मिस्र में जो हुआ है, फौज ने मुर्सी को कहा कि 48 घंटों में आप ये सारा सिलसिला ठीक कर लें वरना हम आ जाएंगे। अवाम को क्या कहते हैं, बगावत नहीं करना चाहते, लेकिन ये है कि फौज लीन कर रही है अवाम पे, तो ये क्राइसिस जो है वो फॉल्ट लाइन तो नहीं जाएंगी क्योंकि फौज का ही कब्जा है वहां की मिशन पे। मगर मैं आज आपसे ये बात शेयर करना चाहूंगा कि अगर आप मिस्र को देख लें, यूरोप को देख लें, और यहाँ हर जगह जहाँ मूवमेंट है, मैं कुछ फिगर्स आपको आज बताना चाहता हूँ। ये मोस्ट एडवांस्ड मुल्कों के फिगर्स हैं जिसमें बेरोजगारी की जो शरह है नौजवानों में, यूनान में 60% के करीब नौजवान बेरोजगार हैं, स्पेन में 56% से ज़्यादा, पुर्तगाल में 42% से ज़्यादा, इटली में 38% से ज़्यादा। तो ये यूरोप की मैं बेरोजगारी कह रहा हूँ। तो ये वो इश्यूज हैं जिनकी वजह से, और वहाँ पे भी यही है, वहाँ बिजली महंगी हो रही है, वहाँ बेरोजगार नहीं है, वहाँ पे कट्स लग रहे हैं, वहाँ पे लंबी लंबी लाइनें हैं। तो यही कहानी हमारी भी है। तो ये जो पूरी दुनिया पे आपको मूवमेंट यूँ चलती नजर आ रही है, ये एक तो अनरिलेटेड नहीं है, इस निज़ाम से रिलेटेड है जो हर जगह पे है। और हम कोई चांद पे नहीं रहते, यहीं रहते हैं, ना ही मिस्र मरीख पे, हर जगह ऐसी है। और इस परेशानी की वजह से लोग जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं। से हम अगर हम अपनी मैशत को ठीक नहीं कर पाएंगे तो मेरे ख्याल में हम भी वल्नरेबल होंगे, हमें वल्नरेबल होंगे अगर ठीक ना हुए। क्लास साहब, आपकी तरफ आती है, बड़ी आम स्टोरी है, मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि करप्ट अफराद को, जो करप्ट अफसरान है, उन्हें फारिग कर दिया जाए। लेकिन ये बताएगा कि आपने कहा था कि ब्यूरोक्रेसी परेशान है, ब्यूरोक्रेसी को कैसी परेशानी? ये बड़ा इंतनी वेग किस्म का लेटर है कि आपको कोई, मेरा ख्याल है बैठे होते हैं, जब नई नई हुकूमत आती है शाजिया, तो बड़ा हमने देखा है, ये चौथी पांचवी हुकूमत हम देख रहे हैं इस्लामाबाद में, कि जब बड़ी इंतनी एक्टिविटी नजर आती है, बैठे होते हैं अफसर, बैठे होते हैं ब्यूरोक्रेसी साहब को खुश करने के लिए, उनको बड़े बड़े उनको तरीके बताए जा रहे हैं कि सर को ऐसा स्टेप लें, ऐसा लेटर करें, ऐसी बात कह दें, ऐसा फैसला कर दें, ऐलान कर दें मैं तनख्वाह नहीं लूंगा, ऐलान कर दें मैं गाड़ी नहीं लूंगा। भाई आपकी तनख्वाह गाड़ियां लेने से इंसान की जिंदगी में क्या असर पड़ेगा, प्रोवाइडेड आप डिलीवर करें, तनख्वाहें भी लें पक्ष पे। इस तरह के आपको लाफबल किस्म के यहाँ पे आपको फैसले नजर आते हैं, माजी में भी देखते हैं। और उस वजीर की बड़ी बल्ले बल्ले होती है जो कहते हैं मैं तनख्वाह नहीं देता, और तनख्वाह क्या है 40-50 हज़ार रुपए है, भाई गाड़ी नहीं लेंगे उससे, तो आपको डिलीवर करने के लिए लाया गया, तनख्वाह भी लें, पक्ष भी लें, घर भी लें, सब कुछ करें, लेकिन डिलीवर करके दें। सेम कल मियां साहब के ऑफिस की तरफ से एक लेटर जारी किया गया जिसपे मेरी 3-4 ब्यूरोक्रेट से बात हो रही है। अब वो बैठे परेशान हो रहे हैं, वो कहते हैं लेटर आ गया जनरल साहब, एक जनरल साहब वेग सा लेटर आ गया कि जो आपके यहाँ करप्ट अफसर है इनको निकाल दे। करप्ट की क्या डेफिनेशन होगी? सपोज करते हैं मेरे ऊपर इल्जाम है जी, मैं कहीं पे डिप्टी सेक्रेटरी हूँ, मेरे ऊपर इल्जाम है, मेरे ऊपर इल्जाम अभी साबित नहीं हुआ या अदालत में है, इंक्वायरी चल रही है, आप कहेंगे नहीं जी क्योंकि आप पे शक है इनको निकाल दे। इस तरह का जस्टिस सिस्टम साहब अगर हम निकाल दें तो बहुत सारी असामियां, मेरे ख्याल में लाखों में असामियां पैदा हो जाएंगी दोबारा से, अगर वाकई हम करप्ट लोगों को निकाल सकें तो। किन बेसिस पे निकाला जाए? पहले करप्ट का फैसला तो कर, पहले फैसला तो कर लेना, उनका फैसला तो कर लेना। मेरे ऊपर इल्जाम लग गया है, मैं उसको कंटेस्ट कर रहा हूं कि मैंने गलत नहीं किया, मुझे पहले आप उस ये प्रोसेस में तो गुजार लें। फैसले तो यहाँ 7-7 जन्मों में नहीं होते क्लासरा साहब, फैसले तो 7 जन्म गुजर जाते हैं। फिर काजी साहब आपसे बेहतर कौन समझते हैं? कहते हैं कि अगर आपको 99% आपको गिल्टी लोग भी छोड़ने पड़े, एक आपको ये बेगुनाह को आपको सजा नहीं देनी चाहिए। ये बकायदा कंसेप्ट है लॉ का। एक बेगुनाह को छोड़ने के लिए 99 लोग भी अगर आपको छोड़ने पड़े, उनको छोड़। मगर एक बेगुनाह ऐसा है जिसे हमेशा सजा मिलती है, वो है इस मुल्क का आम आदमी। कभी जीएसटी उसे सजा देता है, कभी बिजली का टैरिफ उसे सजा देता है, और ये फिर हमें बताते हैं आप तनख्वाहें ले ले भाई, डबल ले ले। सब चाहिए। लेटर में पैरामीटर्स नहीं बताए गए कि किन बातों को मद्देनजर रखते हुए फारिग किया जाए। जो हमारे सामने अब तक उसकी रिपोर्टिंग हुई है, क्योंकि स्टोरी कल यहाँ पे ब्रेक हो चुकी है चैनल्स पे पहले ही, तो इसलिए एज सच उससे जो पता चलता है कि कोई इन्होंने क्राइटेरिया सेट नहीं किया। और इनको चाहिए था पहले एक कोई समझदार अफसर अगर बैठे हूं वहां पे, ये वजीर आजम हाउस में, मसला ये है कि जूनियर लोगों को उठाया, 18-19 ग्रेड के लोगों को उठाया है, उनको 20वें-21वें ग्रेड की उन्होंने पोस्टिंग दे दिया कि ये लें आप बैठे मजे करें। वो भी उन्हें आए हुए यहाँ पे 2 हफ्ते नहीं हुए, उनको बैठ के पहले पूरा सिस्टम समझना चाहिए फेडरल ब्यूरोक्रेसी का। ये तमाम की तमाम ब्यूरोक्रेसी पंजाब में, पंजाब से उठा के अब यहाँ पे ले आए। अच्छा, एक और बड़ा यहाँ पे तमाशा लग गया है, इंतहाई जूनियर अफसरान को बड़ी पोस्टिंग मिल गई, जो सीनियर है उनके नीचे आ गए। एक और आपकी टग ऑफ वार शुरू हो गई यहाँ से अभी से ब्यूरोक्रेसी में, कि वो लोग कह रहे हैं कि कल को ये बच्चे हमारे नीचे ये काम करते थे, आज आपने उनको हमारे बॉसेस बना दिया है। वो आपको कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर आ रही है, ईगोस के मसाइल शुरू हो रहे हैं, आपको गवर्नेंस में प्रॉब्लम हो गए। चाहिए ये था मियां साहब के ऑफिस को कि पहले आप उनसे मंगवा लें
कि कौन कौन से अफसरान हैं जिनके खिलाफ कोई केसेस चल रहे हैं, इंक्वायरी चल रही है, इल्जामात की नेचर क्या है, एक कमेटी बना देते, उस कमेटी को फिर आप उसको रिकमेंडेशन करते कि कौन कौन बंदा कैसा है, उसके बाद आप उनको फेडरल सेक्रेटरीज को ये पावर देते। आपने क्या काम किया जो जनाब मुशर्रफ साहब ने आते ही किया था, एक उन्होंने एक ऑर्डिनेंस लाया, यहाँ पे लाए थे रिमूवल फ्रॉम सर्विसेज ऑर्डिनेंस, उसमें सिर्फ एक नोटिस सर्व करना होता था। फेडरल सेक्रेटरी के पास इतनी पावर्स आ गई थी कि किसी बंदे को निकाल दो, और हजारों लोगों को उसमें निकाला गया था। एक तरफ जो बात ये काजी साहब कहते हैं कि हम ये मिस्र का इनकलाब देख रहे हैं, दूसरी तरफ जब आप अब इतनी बड़ी तादाद में लोगों को नौकरी से निकालते हैं बगैर उन्हें मौका दिए कि वो डिफेंड करें, अपने आप को साबित करें गिल्टी हैं या अदरवाइज हैं, ये भी सोशल क्राइसिस पैदा करेगा। मैं तो ये कहता हूं कि जो इंडाइट भी नहीं करते वो कि कौन सी अदालत है जो आम आदमी को सजा सुना देती है, ऊपर बैठते हैं, एक नोटिफिकेशन होता है ये टैक्स बढ़ा दो, ये टैक्स लगा दो, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा दिए, और हमने जैसे क्लास वार शुरू कर रखी है आम आदमी के खिलाफ। एटलीस्ट इनके पास अपनी डिपार्टमेंट की इनकी इंक्वायरीज होती हैं, कमेटीज बनाई जाती है, कहीं तो फाइंडिंग हो। मेरे ख्याल कोई इंक्वायरी रिपोर्ट तो हो जिसमें कोई फाइंडिंग थी के बाद में जो अदालतों में मैं उसको ये कन्फ्रंट करता रहूं, चैलेंज करता रहूं, इसके क्राइटेरिया सेट करना चाहिए थे। उसके बाद किया जाएगा किन किन लोगों पे इंक्वायरीज हैं, फैसले हो गए हैं, गिल्टी हैं नहीं है, फिर मेरा ख्याल कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो जूनियर और सीनियर की लड़ाई शुरू हो गई है, ये कोई नवाज लीग के लिए अच्छी खबर नहीं है इस्लामाबाद में जो हमें वाइब्स आ रही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया रऊफ क्लासा साहब का। इस साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया TV.tv पर इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।